हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लस वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोज़ बिल्कुल भी मिस ना हो। इससे पहले भी इस सब्जेक्ट पर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो आप उन्हें रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स और एक्सप्लेनेशंस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइट। डाइट क्या है? बेसिकली ये बहुत ही मेजर रिक्वायरमेंट है बॉडी की। जो भी हम खाना खाते हैं, ईटेबल्स जो भी हम कंज्यूम करते हैं, वो सप्लाई करता है एनर्जी को, आपके बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और आपकी फिज़िकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये डाइट बेसिकली आपके सिर्फ फिज़िक को ही नहीं डेवलप करती, जबकि आपके कैरेक्टर को भी इम्पैक्ट करती है, आपकी एज को भी इम्पैक्ट करती है, आपके इंस्टिंक्ट्स, आपकी हैबिट्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो कैसा आपका खान पान है, वो सारी चीज़ें आपके फिज़िक को, आपके कैरेक्टर को, आपकी एजिंग को, आपके इंस्टिंक्ट्स, हैबिट्स, सबके ऊपर उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही होगा। अब फंक्शंस क्या हैं डाइट के? फंक्शंस ये हैं कि ये एनर्जी सप्लाई जो होता है फूड के थ्रू, वो फ्यूल की तरह एक्ट करता है बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, चाहिए ही चाहिए अगर बॉडी को ढंग से काम करना है। तो ये एनर्जी आपको कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी है, और कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट होता है आपकी डाइट में, वो बेसिकली मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी बॉडी में, जो आपकी डाइट के थ्रू प्रोवाइड होता है। फॉर्मेशन एंड मेंडिंग ऑफ टिश्यू, जो वेस्ट सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो कि उसे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट, पसीने के फॉर्म में, स्पिट के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में। तो ये जो फंक्शन है वो यूजुअली नए सेल्स के थ्रू किया जाता है, जो कि आपके खाने से की मदद से ही बनाए जाते हैं। तो रिपेयरिंग, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स जो है वो काम है आपका फॉर्मेशन ऑफ डाइट का। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फंक्शन है वो है आप मिनरल सप्लाई। जब आप छोटे होते हैं तो आपका वेट क्या होता है? 2 से 3 किलो का वेट होता है आपका, बट जैसे जैसे लेटर स्टेजेस पे पहुंचते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं, तो आपका वेट पहुंच जाता है 60 से 70 किलो। उसका रीज़न क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि आपको सप्लाई किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो आपने खाया है उनसे जो न्यूट्रिएंट्स मिले, मिनरल्स मिले, वो डाइट से जो चीज़ें आपको ये सब चीज़ें मिली, उसी से ही आपकी ग्रोथ हुई, फिजिकल ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई। मेंटेन बॉडीली हीट। अब कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, कभी कोल्ड होता है, तो जो आपकी बॉडी का जब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो फंक्शन है वो भी फूड ही आप बेसिकली सप्लाई करता है, जो कि एक फैट लेयर को आपकी स्किन के बीनीथ बना देता है, जो कि आपका टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो फूड ही वो फैट लेयर बनाता है आपकी स्किन के बीनीथ, और वो अट्रैप करती है और बॉडी हीट को मेंटेन करती है। फिफ्थ जो इसका फंक्शन है वो है डाइट का बैलेंस बिटवीन रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो बेसिकली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके फूड में जो मेंटेन करते हैं बैलेंस आपका आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज में, जो कि आपकी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, डिसीज़ को फाइट करने के लिए आपकी क्षमता और ज़्यादा अच्छी कर देता है। तो ये जो बैलेंस बनाना होता है ये भी आपका डाइट के फूड के थ्रू ही होता है। सप्लाई और टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो फूड है जो नरिश करता है आपकी बॉडी को एज वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। ये बेसिकली मैन्योर फर्टिलाइजर्स का जो काम एक चाहिए एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का काम है, वो आपका खाना करता है आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और आपकी ओवरऑल आपकी जो डेवलपमेंट है उसे करने के लिए। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट के थ्रू ही मिले जाते हैं आपको। अब कौन कौन सी डाइट होती है? आपकी जो डाइट है सबसे पहली उसमें है प्योर डाइट, मतलब आपका सात्विक भोजन जिसे हम बोलते हैं। जो फूड आइटम लाइक जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, अनवॉश्ड पल्सेस हैं, सीड्स हैं, मिल्क है, कर्ड है, बटर, ये बेसिकली आपके प्योर फूड की कैटेगरी में आते हैं। ये एनकरेज करता है बॉडी और माइंड के बीच के बैलेंस को बनाने में, और सात्विक फूड आपको एक पीसफुल माइंड देता है, एक फिट बॉडी देता है, और हारमोनियस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इन प्योर डाइट की वजह से। तो ये बेसिकली सबसे बेस्ट मानी जाती है डाइट अमंग ऑल द डाइट्स। अब स्टिमुलेटिंग डाइट कौन सी है, जिसे हम राजसी भोजन भी कह सकते हैं, नेम इंडिकेट जैसे करता है। ये जो डाइट है वो स्टिमुलेट करती है आपकी सेंसेस को, और आपकी जो मन की इच्छाएं उसे कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल क्रिएट कर देती है, डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती है। तो इस खाने में सॉल्ट, चिली, सोर, खट्टापन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं डिसअप्रोप्रिएट मैनर के अंदर।
तो ये इतना इजीली डाइजेस्टेबल भी नहीं होता, जिसमें सारी ड्रिंक्स आ जाती हैं आपकी, स्वीट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, सब कुछ इसके अंदर आता है, जो आपकी ज़रूरी नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इनएफिशिएंट भी है, इतनी इजीली कंज्यूम नहीं हो पाता। अब इसके बाद जो तीसरी डाइट है जो कि कंसिडर की जाती है इम्प्योर डाइट, बेसिकली तामसिक भोजन, ये जो सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ डाइट है अकॉर्डिंग टू हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर आपकी तामसिक वृत्ति जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो ये स्टेल फूड है, मतलब बेसिकली नॉन वेज वगैरह, मीट, वाइन्स, इन सब में शराब वगैरह सब कुछ आता है। आप जब मांस मच्छी खाते हो तो ये तामसिक भोजन है जो आपकी माइंड की प्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा मैस कर देता है, और आपको माइंड को पल्यूट कर देता है, आपकी बॉडी में डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, उसकी फंक्शनिंग इनएफिशिएंट हो जाती है। तो बेसिकली इसे इम्प्योर फूड माना जाता है, तामसिक भोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे डाइट के बारे में पूछे तो आप ये डाइट बता सकते हैं क्या है, क्या फंक्शंस हैं, क्या उसके टाइप्स हैं, ये बता सकते हैं। अब बैलेंस डाइट कौन सी होती है? ये जो डाइट है बेसिकली ये इस डाइट के अंदर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी एक दिनचर्या के लिए रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली 6 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं: फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स। तो एक बैलेंस डाइट के अंदर ये 6 न्यूट्रिएंट जरूर होते हैं जो आपकी बॉडी की एडुकेट फंक्शनिंग के लिए, काम के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, एक सर्टन अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं आपके खाने में, जो भी आप खा रहे हो। हर न्यूट्रिएंट के अंदर अलग अमाउंट, डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। हर खाने के अंदर अलग न्यूट्रिएंट है, ज़रूरी नहीं सब में ही फैट हो, सब में ही प्रोटीन हो, कि अब जैसे दालों में प्रोटीन है, आप कार्बोहाइड्रेट्स अलग चीज़ों में मिलता है, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स अलग अलग सब्जियों में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, जैसी आपकी एज है, आपका जेंडर है, जैसी आपकी हेल्थ है, उसके बेसिस पे ही ये डाइट की दी जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी आपकी लाइफ में भी। बेसिकली बैलेंस डाइट आपको गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ देती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी में हेल्प करती है। अगर आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स टाइमली मिलते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा आपकी काम करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आपकी डाइट अच्छी है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं। बैलेंस डाइट आपकी डिसीज़ेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और उनको प्रिवेंट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर आपका खान पान अच्छा है, आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जितनी पोर्शन में चाहिए, प्रोपोर्शन में चाहिए, वो आप ले रहे हो अपने खान पान के अंदर। ठीक है, क्या आपका कंपोनेंट्स होंगे बैलेंस डाइट के? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में ऑलमोस्ट हर बारी पूछ लिया जाता है। ये 2019, 18, 21, 20 में पूछ लिया गया था कि बेसिकली क्या कंपोनेंट्स हैं बैलेंस डाइट के। कभी आपसे किसी बोल देंगे 20 ईयर्स फीमेल की बैलेंस डाइट बता दीजिए, कभी बोलेंगे 25 ईयर्स मेल की, तो कभी बोल देंगे नॉर्मली आप कंपोनेंट्स बैलेंस डाइट के एक्सप्लेन कर दीजिए। तो नॉर्मल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पूछा ही जाता है। तो पहले आप बैलेंस डाइट के बारे में बताएंगे, फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना। ठीक है, अब इसके जो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स है वो है फैट। फैट क्या है? बेसिकली सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, जो भी आपको एनर्जी चाहिए वो आपकी फुलफिल होती है फैट्स के द्वारा। फैट्स कहाँ मिलता है आपको? फैट कहाँ मिलेगा आपको? बटर, घी, ऑयल, चीज़, इन सब में फ़ैट आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपको रिक्वायर्ड है क्योंकि ये एनर्जी का मेजर सोर्स है फैट। बट इसका ज़्यादा इनटेक आपको ओबीज बना सकता है और काफ़ी और प्रॉब्लम्स भी कर देते हैं। तो जितना अप्रोप्रिएट और जो अच्छा फैट है वही आप लें, रादर देन जो मतलब नहीं अच्छा आपकी बॉडी हेल्थ के लिए, वो सब चीज़ें आप ना लें। अब प्रोटीन क्या है? ये जो प्रोटीन है वो आपकी ग्रोथ पर्पस के लिए, रिपेयर पर्पस के लिए बॉडी की बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। बेसिकली प्रोटीन हेल्प करता है आपकी मसल को बिल्ड करने के लिए। ये बेसिकली आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, स्प्राउट्स में, आपको मीट में, एग में, चिकन में प्रोटीन ये इजीली आपको मिल जाएगा। दालों में प्रोटीन्स, ये सब चीज़ों से आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसके बाद जो आता है आपका बैलेंस डाइट का कंपोनेंट वो है कार्बोहाइड्रेट। अब हमें एनर्जी तो चाहिए कुछ भी काम प्रोसेस करने के लिए, तो ये जो एनर्जी है वो फैट्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू आपको मिलती है, कार्ब्स के थ्रू मिलती है। तो कार्ब एक बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारा, जो कि आपको राइस, व्हीट, चपाती, ब्रेड, सीरियल सब में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके थ्रू आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिनरल और विटामिन, जो कि बैलेंस डाइट का चौथा कंपोनेंट है, चौथा और पांचवा, मिनरल एंड विटामिन। ये मिनरल, विटामिन, फाइबर जो है वो आपकी बॉडी को रेजिस्टेंस
डिसीज़ के थ्रू करने के लिए बहुत हेल्प करता है, तो प्रोटेक्ट करता है डिसीज़ से बॉडी के लिए। तो इनकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बॉडी की। आपकी बैलेंस डाइट में ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। ये बेसिकली ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म, कहाँ से मिलता है आपको, वेजिटेबल और फ्रूट से। इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी के डेफिशिएंसी डिसीजेज लाइक अनीमिया, गॉइटर, ये आपकी बॉडी में एडिक्वेट मिनरल्स नहीं होते, इसीलिए ये सब बीमारियां होती हैं। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है योगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुरुक्षेत्र 2019-20-21 में आया हुआ है। यूजुअली आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, कभी इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, कभी टाइप्स ऑफ योगा पूछ लेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली इसे डिफाइन कर सकते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करना ही बेसिकली योगा होती है। यूनियन है या आपकी स्पिरिट और भगवान की स्पिरिट का, यूनिवर्सल स्पिरिट जो भगवान है उसको, उसकी तरफ आपका झुकाव जब होता है आपकी आत्मा का, तो उसे वो योगा होती है। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिसेस का जो आपको इजीली एंगेज करता है वर्ल्ड में हार्मनी, पीस बनाने के लिए, अशांति बनाए रखने के लिए। ये एंशिएंट पाथ है जो बेसिकली एक बंदे की लाइफ, एक इंसान की लाइफ में लाइट लाता है, डार्कनेस से उसे दूर करता है, अंधेरे से दूर करके आपके अंदर एक रोशनी पैदा करता है। तो बेसिकली योगा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन की हुई है। अब बेसिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस क्या है? योगा बेसिकली आपकी फिजिकल, मेंटल और इनेट पावर्स को डेवलप करता है, आपकी इंटरनल प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी करता है, बेसिकली आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है योगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नेचुरली प्रोटेक्ट करेगी काफ़ी सारे डिसीजेस से, और आपके अंदर फीलिंग ऑफ सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन आ जाता है जब भी आप योगा को प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें आपके अंदर आएँ तो योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में अपनाना इसके लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, भगवान के प्रति झुकाव, मेडिटेशन, सब चीज़ें इसका ही पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्चुअल में लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ योगा के बारे में बात करते हैं। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021-2019 में आया हुआ है। पहला जो इसकी ब्रांच है योगा की वो है हथा योगा। ये बेसिकली ये फिजिकल पोजेज और आसनास के ऊपर डिपेंडेंट है, ये वाली जो ब्रांच है। ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या है आपकी, प्राणायाम, मेडिटेशन, ताकि आपकी हेल्थ बेटर हो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो। ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है, आसनास के ऊपर, फिजिकल हेल्थ के ऊपर, पोजेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है हथा योगा के अंदर। इसके बाद जो दूसरी है वो है आपकी भक्ति योगा। बेसिकली ये लव फॉर गॉड है, भगवान के प्रति आपका कैसा भक्ति है, भाव है, वो इस ब्रांच में डील करा जाता है। बेसिकली आपका कैसा भाव है, डिवोशन है आपका भगवान के प्रति, डिवाइन फोर्स के प्रति, जो कि सब कुछ है और सब कुछ उसी के ही वजह से आपके पास है। तो भक्ति योगा भगवान के प्रति आपकी आस्था को बढ़ाने के लिए फोकस करती है। राज योगा बेसिकली ये योगा है आपके माइंड की, आपके दिमाग की योगा है। ये किंग ऑफ योगा कंसिडर किया जाता है। ये एक इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करती है, मैन की क्या इंटेलिजेंस है, उसकी क्या बुद्धि है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि कितना उसके अंदर दिमाग है, कितना उसका यूसेज है, वो राजा योगा ब्रांच के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद है मंत्रा योगा। ये बेसिकली अटेम्प्ट है आपका सिद्धि को अटेन करने के लिए, जब आप कॉन्टिन्यूसली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में भगवान के मंत्रों का जाप करते हो। जब भी आपको सिद्धि लेनी है तो ये मंत्र योगा आप कॉन्टिन्यूस और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ जब आप मंत्रास का उच्चारण करे जा रहे हो तो ये मंत्र योगा का के अंदर आता है। जना योगा बेसिकली रिचुअल्स कैसे हैं आपके, उनको फॉलो करना, और ये एक बेसिकली सेक्रेट एक्सपीरियंस है, तो वो जनाना योगा के अंदर आता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये भी MDU 2019 में पूछा गया था। योगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कुछ ना कुछ इसमें हर किसी यूनिवर्सिटी में ये पूछा ही जाता है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस को फॉलो करता है योगा, कि आपको पता होना चाहिए प्यार से रहना है, लड़ाई झगड़े, एंगर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, कि आप फ्री हो अपने क्रोध से, फियर से, डर से, और आप अहिंसा को ही फॉलो कर रहे हो, गुस्सा या लड़ाई झगड़े को नहीं फॉलो कर रहे हो। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है सत्य, मतलब ट्रूथफुलनेस, आपकी बातों में सच्चाई होनी चाहिए, आपके कर्म और आपकी जो बोली है उन सब में सब सच होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ट्रूथफुलनेस को फॉलो करना दूसरा इसका योगा का बेसिक प्रिंसिपल है। तीसरा है अस्तेय, बेसिकली स्टील ना करना। अस्तेय इज इंडिकेटिंग नॉट स्टीलिंग, तो आपके अंदर दूसरों के पास क्या है वो चीज़ को स्टील करने की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए। वो आपको बेसिकली, अगर आप स्टील करते हो तो बेसिकली वो
ट्रस्ट का ब्रीचिंग है, आपकी मिसयूज़ है, मिस अप्रोप्रिएशन है। तो ये सब आप भावनाएं आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो आप मतलब आपको कुछ भी किसी के पास चाहे बहुत ज़्यादा आपसे क्यों ना हो, आपके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं उससे वो चोरी कर लूँ। तो स्टीलिंग वाली भावना, चोरी की भावना के अगेंस्ट है योगा का प्रिंसिपल। चौथा है ब्रह्मचार्य। तो बेसिकली सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए आपका ज़िंदगी के अंदर, और आप ब्रह्मचार्य को फॉलो करें। जितने भी प्लेजर्स आपकी सेंसेस के हैं, हियरिंग, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल से आपको जितने भी प्लेजर्स मिलते हैं उसमें आप इंडल्ज ही ना हो, उन सब से ऊपर उठ पाएँ। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, सेल्फ कंट्रोल इतना बढ़ा लेना, वो है इसका चौथा प्रिंसिपल। अपारिग्रह, सेल्फलेसनेस। तो बेसिकली सेल्फिश बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सेल्फिश मोटिव को दूर करके आप लोगों की वेलफेयर के लिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए काम करें, रादर देन कि सिर्फ मुझे ही मिल जाए। वो फैक्टर आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। ये सारे प्रिंसिपल्स योगा के अंदर फॉलो किए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे। अब क्या है, किस बारे में बात करेंगे? योगिक डाइट। योगिक डाइट क्या है? बेसिकली योगिक डाइट आपकी योगा प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही बनी हुई है, जो कि प्योरिटी है, नॉन वायलेंस है और बैलेंस लिविंग है। ये इस डाइट के अंदर जो भी फूड है वो सात्विक होता है। उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं तामसिक भोजन नहीं होगा, सात्विक चीज़ें होंगी, जैसे फल, सब्जियां, ये सब चीज़ें होंगी जो आपकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगी और बैलेंस बनाएंगे आपकी बॉडी और माइंड के अंदर। तो जो योगी लोग होते हैं उनकी डाइट बेसिकली सात्विक ही होती है, प्योर डाइट होती है, वेजिटेरियन डाइट होती है, वीगन डाइट होती है। योगीज इन्हें ही फॉलो करते हैं, और ये बेसिक प्रिंसिपल है जो वो फॉलो करते हैं, वो है कि किसी भी लिविंग क्रिएचर को मार के वो नहीं खाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा प्योर डाइट लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी डाइट की प्लानिंग करते हैं, और ताकि उनकी माइंड और हेल्थ जो है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत अच्छी रहे, और उनकी बॉडी फिट रहे, और उनके कंट्रोल में उनका माइंड रहे। ठीक है। अब बिहेवियरल एप्लीकेशन कैसे है योगिक डाइट की मॉडर्न एक्सटेंट में, वो हम देख लेते हैं। बेसिकली बिहेवियरल एप्लीकेशन जब आप मॉडर्न करते हो योगिक डाइट का, तो आपका कंट्रोल ऑफ माइंड बेटर हो जाता है, हेल्थ बढ़िया हो जाती है, बहुत सारे जो दुनिया के सॉरोज हैं उनसे आप दूर हो जाते हो, आपकी मेंटल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपके वर्च्यूज इन्हांस होते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव आगे बढ़ते हो, अपनी नेगेटिव सेंसेस को कंट्रोल कर पाते हो, टाइम वेस्ट नहीं करते, सेल्फ डिसिप्लिन सीख जाते हो, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आ जाता है जब आप ये योगिक डाइट को फॉलो करते हो। वेरिएशंस लेते हो आप अपनी डाइट में, बट वो बहुत प्योर होती हैं। फास्टिंग करते हो आप, उपवास वगैरह करते हो, एक समय बंधा हुआ है कि इस टाइम पे ही मुझे खाना खाना है। तो ये आप इजीली आपके बिहेवियर में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब भी आप योगिक डाइट ले रहे हो, या कोई भी योगी कोई भी डाइट लेता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती ही हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? बेसिकली ये जो डाइट है वो इंटरेस्ट और आपका क्रिएट करती है योगा के प्रति। ये आपका बेसिकली गुड कैरेक्टर जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, उसका जो चरित्र है वो अच्छा हो, वो ये डाइट बिल्कुल सात्विक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इनकलकेट करती है। ये आपकी जो अंदर की भावनाएं हैं, चित्ता है, उसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और आपकी सारी चीज़ों सेंसेस को मास्टर करने में काफ़ी ज़्यादा योगिक डाइट हेल्प करती है। ये योगिक डाइट अट्रैक्ट करती है आपके स्पिरिट को, आपकी आत्मा को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, भगवान के प्रति आपका झुकाव इस डाइट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। ध्यान वगैरह आप करते हो तो ये डाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उन सब चीज़ों में, क्योंकि प्योर डाइट ले रहे हो तो प्योर थॉट्स ही आएंगे, भगवान के प्रति आपकी आस्था और ज़्यादा अच्छी होगी। अब योगिक डाइट आपकी साउंड बॉडी अच्छी रहे उसे मेंटेन करने में हेल्प करती है, और आपका जो माइंड है वो भी प्योर रहे, पल्यूटेड ना हो, अच्छे थॉट्स आएँ उसके अंदर, सबका अच्छा करो। तो ये सारी चीज़ें एडवांटेजेस हैं कि जब आप एक सात्विक भोजन या योगिक डाइट को फॉलो करते हो और उसके प्रिंसिपल्स, योगा के प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनकलकेट हो जाती हैं। तो ये जितने भी योगीज़ हैं वो यही सब फॉलो करते हैं, इसलिए वो भगवान के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव होता ही होता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। कुरुक्षेत्र 2022, 21, 2019 में एक क्वेश्चन आया गया था कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके क्या कॉजेज़ हैं, तो वो हम देख लेते हैं। माल न्यूट्रिशन बेसिकली न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, जब आपके खाने के अंदर या तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है जितनी नीड है, या उनकी ओवर कंजम्पशन हो गई,
तो जो कि आपकी बॉडी को राइट काइंड ऑफ फूड से नहीं मिल रहा, जितना भोजन जिस मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल रहे या बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी को नुकसान कहीं ना कहीं कर रहे हैं, आपकी हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को नुकसान दे रहे हैं। तो माल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या, इससे क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी जितनी भी डिसीज़ेज़ हैं, चोटें हैं, इलनेस है, बीमारियां हैं, उनसे स्लो रिकवरी होगी और इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितने रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस है या तो वो उनकी डेफिशिएंसी है या इतना ज़्यादा ओवर कंजम्पशन हो गया है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी बॉडी के अंदर होने लग गए हैं। ऐसे आपने खाना लिया है जो कि सही नहीं है। तो अब इसके साइंस क्या हैं, बेसिकली माल न्यूट्रिशन के कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो है वेट लॉस, लैक ऑफ एपिटाइट, आपका खाने पीने में इतना इंटरेस्ट ही नहीं रहता, ज़्यादातर आप इरिटेट रहते हो या टायर्ड रहते हो, थके थके रहते हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमेशा आपको ठंड लगती रहती है, डिप्रेशन सा फील होता है, या आपका फैट लॉस हो गया, मसल मास, बॉडी टिश्यू सबका लॉस हो रहा है, और आपको कुछ भी आपको चोट लगी तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, और हाइयर रिस्क है कि आप जल्द से जल्दी बीमार पड़ते हो और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है आपको हील होने में। अब कौन कौन से टाइप हैं माल न्यूट्रिशन के? माल न्यूट्रिशन के एक तो अंडर न्यूट्रिशन है, जो कि आपको इनफ प्रोटीन, कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो नहीं मिलते। बेसिकली ये लो वेट फॉर हाइट जितना आपको, ये इससे होता क्या है, अब अंडर न्यूट्रिशन है, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो आपका हाइट के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए या तो वो नहीं है, या एज के अकॉर्डिंग कितनी हाइट होनी चाहिए वो नहीं होगा, या वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, आप अंडर वेट हो। तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं जब डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होती हैं आपकी फूड के अंदर, आपकी डाइट के अंदर। अब दूसरा कौन सा है, ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन में क्या होता है, जब आप ओवर कंज्यूम कर लेते हो एक सर्टन न्यूट्रिएंट को, जैसे आपने बहुत ज़्यादा फैट या कैलोरीज का इंटेक कर लिया, वो भी ओवर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन में आ जाता है ये टाइप के अंदर, और इससे आप ओवरवेट हो जाते हो या आप ओबीज हो जाते हो, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हो, तो जो कि आपकी लेटर ऑन आपको काफ़ी सारे डिसीज़ में कर देता है, काफ़ी सारे डिसीज़ कॉज कर देता है। अब कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं माल न्यूट्रिशन के, वो पढ़ लेते हैं। माल न्यूट्रिशन के जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो है फूड इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ एक्सेस ऑफ सफिशिएंट एंड अफोर्डेबल फूड। तो आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो कि जो अच्छा फूड है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ना आपको ढंग का खाना मिल रहा है, ना सब्जी मिल रही है, ना फल मिल रहे हैं, तो जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल रहे, उनकी डेफिशिएंसी है क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है उस खाने को अफोर्ड करने के लिए। तो सबसे बेसिक कॉज यही होता है। बच्चों के अंदर भी ये काफ़ी देखा गया है कि उनको पोषण नहीं मिलता, ऐसा खाना नहीं मिलता बचपन में, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यंग एज में ही हो जाती हैं। अब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो या इश्यूज़ हो आपको न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने में, ऐसी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब ढंग से नहीं कर पा रहे हो, तब भी माल न्यूट्रिशन के होने के चांसेस हो जाते हैं। अब आप कंडीशंस ऐसी जिसमें आप क्रोनिक डिसीजेज़ हैं, सेलेक डिसीजेज़ हैं, बैक्टीरियल की ओवर ग्रोथ हो गई जिससे इंटेस्टाइन आपको अच्छे से काम नहीं कर रहा, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रही, जिस वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया आपने, बहुत ज़्यादा इनटेक ऑफ अल्कोहल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा कैलोरीज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, इनएडुकेट अमाउंट है, गलत अमाउंट है जो अल्कोहल की कंजम्पशन से आपके अंदर चला जा रहा है, जो कि नहीं चाहिए आपको। मेंटल और हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं, अब डिप्रेशन हो जाता है और बहुत सारी मेंटल हेल्थ कंडीशंस में प्रॉब्लम होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन प्रॉपर फूड, पुअर मोबिलिटी है, मसल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, इस वजह से माल न्यूट्रिशन हो रहा है। आप ढंग से खाना बना ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर स्किल ही नहीं है ढंग का खाना प्रिपेयर करने के लिए कि उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहे। गलत तरीके से आप खाना पका रहे हो या गलत खाना पका के खा रहे हो, तब भी ये जो इनएबिलिटी है खाना बनाने की या खाना लाने की, वो सब चीज़ों की वजह से माल न्यूट्रिशन के कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है वो है फिज़िकल फिटनेस। अब फिज़िकल फिटनेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली ये जो है फिज़िकल फिटनेस रेफ़र करता है कि आपकी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो कितना एक साथ मिलके एफिशिएंटली काम कर रहे हैं जिससे आप हेल्दी रहें और डेली के एक्टिविटीज़ ईजिली परफॉर्म कर पाएँ। तो बेसिकली फ़िज़िकल फिटनेस के अंदर हम बोल सकते हैं आपकी परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट, लंग्स, आपके मसल्स और बॉडी कैसे काम कर रहे हैं एक साथ मिलके वो आपके फ़िज़िकल फिटनेस को रेफ़र करता है। तो ये जो आपकी बॉडी कैसा काम कर रही है वो अफेक्ट करता है आपके माइंड को भी। तो
आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो आपकी माइंड की फिटनेस और जो क्वालिटी है आपकी मेंटल अलर्टनेस है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, उसको भी अफेक्ट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिकल फिटनेस इसमें। अब इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार ही पूछा हुआ है कुरुक्षेत्र 2022, 21, 2020 के अंदर। 5 एलिमेंट्स हैं इसके फिजिकल फिटनेस के। स्ट्रेंथ, आप पहला जो एलिमेंट है वो है स्ट्रेंथ, कितनी क्षमता आपकी क्या है, आपकी मसल्स की क्या एबिलिटी है कि वो फोर्स एग्जर्ट कर सके और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। फॉर एग्जांपल आपकी अपर बॉडी की क्या स्ट्रेंथ है। आप कई लोग होते हैं जिनके मसल्स इतने होते ही नहीं कि वो कुछ उठा पाएँ भारी चीज़, तो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कैसे आप मेजर कर सकते हो, अगर आप वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज अच्छे से कर पा रहे हो और उसी से ही आप उसे बढ़ा भी सकते हो। तो आपकी बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्षमता है कोई भी काम करने की, मसल्स कितने अच्छे से बिल्ट हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो सब आपका स्ट्रेंथ के अंदर आता है। दूसरा जो इसके अंदर एलिमेंट है फिजिकल फिटनेस का है वो है स्पीड। तो कितनी जल्दी आपके हाथ पैर लिम्स मूव हो रहे हैं। तो आप देखोगे जब जब लोग भागते हैं, रनिंग जो करते हैं लोग, उनकी लातें कितनी जल्दी भाग रही हैं, कितने क्विक हैं वो, या कोई शॉर्ट पुट वाला बंदा है तो उनके हाथ कितनी जल्दी काम कर रहे हैं। तो वो जो क्विकनेस है, वो जो स्पीड है, वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस को डिफाइन करती है। बेसिक एलिमेंट्स है कि कितनी जल्दी आप के हाथ पैर चलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने जॉइंट्स को कितना इजीली मूव कर पा रहे हो, मसल्स को कैसे यूज़ कर पा रहे हो प्रॉपर मोशन के लिए, वो सब आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। कितनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, कितना आप, अब कितने सारे आसन्स होते हैं योगा के अंदर जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं कि आप लोअर बैक अच्छे से कर पा रहे हो या आप लेग्स अच्छे से उठा पा रहे हो, कितने फ्लेक्सिबल हो, कितनी चीज़ों को कर पाते हो, वो सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका फिजिकल फिटनेस का। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस इसका चौथा कंपोनेंट है, वो है कि एबिलिटी आपकी कि डिलीवर करना ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के अंदर, ताकि वो बॉडी का जो वेस्ट है उसे रिमूव कर पाए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो वो एंड्योरेंस आपकी कैसी है, टाइमली सब हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें, ऑक्सीजन जल्द से जल्द पहुंच पा रहा है टिश्यूज़ के पास और जल्द से जल्द वो काम कर पा रहे हैं या नहीं। तो जब आप बहुत दूर तक भागते हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई चेक होती है। जब आप कॉन्टिन्यूस स्विम कर रहे हो तो वो आपके एंड्योरेंस को चेक करता है, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी अच्छे से हो रही है, टिश्यूज़ के पास पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, वो चेक की जाती है। ठीक है। इसके बाद है जो पांचवा कंपोनेंट है वो है बॉडी कंपोजिशन। अब बॉडी कंपोजिशन क्या है, बॉडी किन किन चीज़ों से बनी हुई है आपकी, लीन मास से, बोन से, वाइटल टिश्यू, ऑर्गन, फैट मास, इन सब चीज़ों से आपका बॉडी बनी हुई है। तो ये कंपोजिशन कैसा है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ फैट ही फैट भरा हुआ है, मास ही मास है, आपके मसल्स कुछ है ही नहीं, या ऐसा तो नहीं है आपके बोन में स्ट्रेंथ है ही नहीं, मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो वो बॉडी का कंपोजिशन कैसा है, अब ये एस्टिमेट होता है फैट टू लीन मास, वो आपकी फिटनेस को इंडिकेट करता है। राइट एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी फैट डिक्रीज होगा और आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। इसके बाद जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी कुरुक्षेत्र में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसे भी आप बिल्कुल मिस मत करिए। ये भी बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेना है जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है टेम्परेचर का नियर द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस का जो ग्रेजुअल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अब इसके क्या कॉजेज़ हैं, ये आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या कॉजेज़ हैं। अब मैन मेड कॉजेज़ कौन से हैं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ ही आप काटे जा रहे हो, इतने ज़्यादा डिप्लीट हो चुके हैं अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए हम पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कॉन्टीन्यूस डिप्लीट हो रहे हैं, वो जंगल ख़त्म ही होते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जा रही है, बढ़ी जा रही है। अब दूसरा मैन मेड रीज़न क्या है, वो है यूज़ ऑफ व्हीकल। अब व्हीकल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, जिसकी बर्न करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स और ज़्यादा रिलीज़ होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो ग्रेजुअली अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो ये जो हम इतना ज़्यादा व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नया यूज़ करके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा यूसेज कर रहे हैं, उस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर जो है अर्थ का काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। थर्ड जो रीज़न है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बेसिकली जब आप एक्सेसिव यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स का कर रहे हो तो वो CFC आपका एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा ऐड कर दे हो ही जा रहा है, जिस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना ज़्यादा ऐड हो रहा है एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से
एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर इफेक्ट हो रही है। अब ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली आपकी सन से आपके सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे हिट करेंगी। तो ओजोन लेयर बेसिकली आपके अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, जो अल्टीमेटली जो अर्थ का टेम्परेचर है उसे बढ़ा देता है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है और वो डिप्लीशन का जो कारण बन रहा है वो है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर के एक्सेसिव यूज़ से हो रहा है, जो आजकल आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा यूज़ होते ही हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, फैक्ट्रीज बन गई हैं जो ऐसे हार्मफुल चीज़ें रिलीज़ कर रही हैं मतलब आपके एटमॉस्फेयर में, जो बेसिकली लीड करता है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। अब एग्रीकल्चर में ऐसी काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को रिलीज़ करती हैं, जो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो ऐड करता है ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर के अंदर, और अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन, अब ओवर पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न है। हर इंसान ब्रीदिंग कर रहा है तो बेसिकली लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की एक कॉज, प्राइमरी गैस है कॉज के लिए, जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड इतनी छोड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेचुरल कौन से कॉजेज़ हैं ग्लोबल वार्मिंग के। वोल्केनोज़ हैं, वोल्केनोज़ जो हैं वो नेचुरल रीजंस है ग्लोबल वार्मिंग के। इसमें जो एशेज़, धुआं आता है, जो आग निकलती है, वो वोल्केनिक इरप्शंस एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं और बेसिकली क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। वाटर वेपर बेसिकली ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, दूसरा रीज़न है ये इंक्रीज़ करता है अर्थ के टेम्परेचर को। तो जितना ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होता है वाटर बॉडीज़ में, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग में एटमॉस्फेयर में ऐड हो ही रहा है। फॉरेस्ट ब्लेजेस, जो फॉरेस्ट में आग लग जाती है उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है स्मोक के अंदर, वो गैसेस एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं और अल्टीमेटली अर्थ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, विच रिजल्ट्स इनटू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।